जीवन ना नई बात तो तब तक चाय बना दे, एक हम निकल जाओ, चाय ठंडी ना चैम्बर देख रहे ना बाहर नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और हमारे खास कार्यक्रम में आप खड़े हैं अपनी बात किसकी सरकार। और हमारे खास कार्यक्रम के खास मेहमान हैं आज के यूनुस मंसूरी साहब, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मंसूरी समाज के। बहुत बहुत स्वागत है मंसूरी साहब आपका। धन्यवाद साहब। संजीव द्विवेदी जी हैं, मानस पुत्र हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अटल जनशक्ति पार्टी के। संजीव द्विवेदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इमरान खान साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांसीराम विचार पार्टी। इमरान खान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब की बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में? यूनुस मंसूरी साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी देखिए, सरकारें काफी आई उत्तर प्रदेश में और बहुत विकास भी हुआ है। पिछली सरकार को जब हम देखते हैं, भाजपा की सरकार, इस सरकार को अगर प्रदेशवासी जिस नजरिए से देख रहे हैं तो आप देखें कि बेरोजगारी के लिए युवा दर दर भटक रहा है। कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर कहूंगा इसको। कहीं ना कहीं कोरोना काल में जो चिताएं हमने देखी है, ऐसा नहीं है वबा का दौर था, पैंडेमिक था तो होनी ही थी वो तो, लेकिन आग में पेट्रोल का काम किया है लोगों की सहायता न करके। सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो प्रयास 100% नहीं नजर आए। तो यहाँ पर सिस्टम और सरकार दोनों फेल नजर आई है। लोग आज की तारीख में प्रेजेंट सरकार से असंतुष्ट हो गए हैं, जबकि प्रशासनिक तौर पे जब हम बात करें तो प्रशासन ने बहुत साथ दिया, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट कम रखा, जिसके जरिए लोगों में असंतुष्टता बढ़ी है। अभी यहाँ पर बात करेंगे कि अब किसकी सरकार आएगी, तो यहाँ पर कहना बड़ा मुश्किल लग रहा है। लहर और हवा जो है किसी एक पक्ष की दिख नहीं रही है, यहाँ त्रिशंकु जा रही है मामला, ठीक है ना। तो इसमें अभी ये निश्चित कहना मुश्किल होगा कि सरकार किसकी आएगी। बचना चाहते हैं आप कि सरकार किसकी आएगी? नहीं बचने की, निकल गए हैं सर्वे पर, आप विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि मीडिया का सर्वे निकल गया है भी हाल ही में। ऐसे देखिए केशव जी बिल्कुल सर्वे आए हैं और सर्वे पिछली बारी भी आए थे, राजस्थान के लिए भी आए थे, लेकिन राजस्थान में क्या हुआ, क्योंकि सर्वे जो हैं, ठीक है ना, वो सर्वे आज जो मीडिया की बात करता हूं तो लोग इल्जाम लगाते हैं कि किसी एक सरकार के पक्ष में मीडिया चलता है और जो सच्चाई है उसको दबा रखा है, सच्चाई जो है सामने नहीं आती है, ठीक है ना। तो वही चीज है कि यहाँ पर भी मैं इस सर्वे पर कभी कतई विश्वास नहीं कर सकता। अगर जनमानस का सर्वे है, जनमानस का सर्वे यह है कि सरकार बदल सकती है, लेकिन किसकी आएगी ये जनमानस का सर्वे नहीं हुआ है अभी तक कि किसकी आएगी। क्योंकि क्या है, यहाँ पर वोट खरीद फरोख्त होती है, यहाँ पर वोटर्स खरीद फरोख्त हो रहे हैं, जो आपके सामने सबूत है लोगों के सामने, ठीक है ना। तो जहां पर खरीद फरोख्त होती है वहां पर ये कहना मुनासिब नहीं है, कहना सही नहीं होगा कि सरकार किसकी आएगी। बेशक सरकार त्रिशंकु ही आएगी, लेकिन आगे कौन बनाएगा इसका अभी कोई खुलासा नहीं किया जा सकता निश्चित तौर पर। संजीव द्विवेदी साहब, आप क्या कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारें आ रही हैं और जो बवाल जो मचाया जा रहा है, कहीं ना कहीं मच भी रहा है लेकिन मचाया भी जा रहा है कि एक चैनल दिखा रहा है
अखिलेश यादव जी आगे आ रहे हैं, एक चैनल दिखा रहा है योगी जी आगे आ रहे हैं, कुछ चैनल तो कांग्रेस को भी आगे दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की भी सरकार बना रहे हैं। क्या लगता है आपको? हम सिर्फ एक सेंटेंस कहेंगे, जी। ये सेंटेंस कहाँ जा रहा है? सरकार जो भी आएगी वो केशव की आएगी। जी, कैसे? मैं तो चुनाव में कहीं दूर दूर तक नहीं। अब केशव कौन सा केशव है? मथुरा का केशव है या लोकतंत्र का केशव है? जी, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते? क्योंकि दर्शकों के दर्शक नहीं हमारे समझ पाएंगे, और वो शायद आप जो समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी साहित्यिक भाषा बहुत ही ज्यादा गूढ़ होती है, तो ये आप गूढ़ रहस्य कहीं ना कहीं आप पत्ते तो खोलें क्योंकि लोग समझें। सरकार आएगी, लोकतंत्र की सरकार आएगी, युवाओं की सरकार होगी, जी, बंधुत्व की सरकार होगी, जो आज हमारे देश में, समाज में, प्रदेश में, जनमानस में। जी। मैं केशव जी एक बात आपको बताना चाहेंगे, और हमारे जी मंसूरी जी बैठे हुए हैं और हमारे भाई भी बैठे हुए हैं इमरान जी, जी, इनको भी संदेश दूंगा इस डिबेट के माध्यम से। जी, न तो हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे में, भारत की भारतीयता खतरे में होती जा रही है। जी, जब भारत का विभाजन हुआ था, जी, वो स्थिति थी, वो स्थिति आज आ गई। पाकिस्तान में मुसलमान मौज कर रहे, हिंदुस्तान में मुसलमान मौज कर रहे हैं, यहाँ भी हिंदू मौज कर रहे हैं, वहां स्थिति आप देख ही रहे हो। लेकिन देश के दो टुकड़े कर दिए, ये दुर्भाग्य देश का। जी, जो सत्ता के लिए किसने कर दिए? नेता काम करते सत्ता के लिए, आज राष्ट्र का चिंतन का अभाव होता जा रहा है। लेकिन सरकार, मैं चाहूंगा, देश के लोगों से निवेदन करूंगा, सरकार बंधुत्व की बनेगी आने वाले समय में, और सरकार केशव की बनेगी जो सबको लेके चलेगा। पिछली सरकार जो थी वो बंधुत्व की नहीं थी, मानते हैं आप? बंधुत्व का अर्थ सत्ता से नहीं आंका जा सकता, बंधुत्व का अर्थ धरातल से होता है। आज हम समाज हमारा कहाँ जा रहा है, समाज हमारा कहाँ जा रहा है? जी, ठीक है, उत्तर मुझे मिल गया। इमरान साहब जी, जी बिल्कुल आप तक आता हूँ। इमरान साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, कांसीराम विचार पार्टी। क्योंकि लोगों के विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन जब एक विचारधारा पर जब कोई व्यक्ति चलता है तो उसे न धर्म से जोड़ के देखा जाता है, न जाति से। इमरान साहब, कांसीराम विचार पार्टी, आपके मन में जो ख्याल आया है, तो आपने पिछली बार भी हमारी बातचीत हुई थी, आपने इंटरव्यू में भी बताया था, लेकिन इस बार जो है आपकी पार्टी किस तरफ रुख कर रही है और क्या चाह रही है? क्योंकि आप तो 2024 में आ रहे हैं, आपने इस बार इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, क्या वजह रही? हमारा चुनाव न लड़ने का कारण रहा है क्योंकि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हमारे देश में बनती है, भारत में लगभग 3000 राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन सारी राजनीतिक पार्टियों की एक सोच है कि अपने प्रदेश में कोई ब्लॉक स्तर पे काम कर रहा है, कोई मंडल स्तर पे काम कर रहा है, और पूरे प्रदेश में कुछ ही पार्टी है जो पूरे प्रदेश में काम कर पा रही है। लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर सोचने का बीड़ा नहीं उठाया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियां चला करती थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आई तो दोनों पार्टियों को जनता ने नकारा कि दोनों पार्टियों से जनता त्रस्त हो चुकी थी। और ऐसे ही दिल्ली सरकार में चलता था, दिल्ली स्टेट सरकार में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी चला करती थी। जब आम आदमी पार्टी आई तो इन दोनों पार्टियों को नकार दिया है। लेकिन समाज आज हमारे देश में को आजाद हुए 73 वर्ष हो चुके हैं। 73 वर्ष में अभी तक कोई भी तीसरा विकल्प नहीं आया। कांसीराम विचार पार्टी देश में तीसरा विकल्प बन करके उभरेगी, और कांसीराम विचार पार्टी ने इसीलिए उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ाया है। कांसीराम विचार पार्टी की सोच और मेरा मानना है कि कांसीराम विचार पार्टी सन 2024 में के होने वाले विधानसभा चुनाव में लगभग 250 से अधिक लोकसभा प्रत्याशी उतार करके भारत में तीसरे नंबर की पार्टी उभर के आएगी। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि कांग्रेस इतना रहेगा कि अगर हम सत्ता में आ नहीं पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बगैर प्रदेश की भारत की सरकार नहीं बनेगी। और आने वाले चुनाव में हम वो मुकाम ला करके रख देंगे कि देश की राजनीति इमरान खान की इजाजत के बगैर कोई भी सरकार नहीं बना पाएगी।
और रही बात हमारे प्रदेश में इसके लिए जो योगी सरकार है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव में ये वजह तो नहीं रही, जैसे ओवैसी जी जब चुनाव लड़ने के लिए आए तो उनको बी टीम भाजपा की बताया गया। आपके मन में भी तो कहीं ना कहीं ऐसा संदेह नहीं रहा कि मैं अगर खड़ा होता हूं तो हमारे साथ में दलित और मुस्लिम जो है वोट वो कट जाएगा, कहीं बाबा जी को इसका फायदा ना पहुंच जाए, योगी साहब को इसका फायदा ना पहुंच जाए, ये वजह तो नहीं रही कहीं ना कहीं? जी, ऐसा कुछ नहीं। हमने जो दलित पार्टी बनाई है इसका मुख्य कारण यह है कि आपने देखा होगा भारत में लगभग 17 राजनीतिक दल हैं जो काशीराम जी के नाम से चल रहे हैं, लेकिन ना ही मैं दलित हूँ ना ही मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ और भारतीय व्यक्ति होने के नाते मैंने काशीराम जी को इसलिए सम्मान दिया है कि देश की राजनीति में जो अहम भूमिका देश की जनता के लिए काशीराम जी ने निभाई है वो कोई भी राजनेता ने नहीं निभाई। हम मानते हैं कुछ देश के लिए जो भारत में आज जो हाईवे जितने भी चल रहे हैं ये सारे हाईवे हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बदौलत जो भारतीय जनता पार्टी जो उभर रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मेरी देन है। भाजपा ने देश में कोई काम नहीं किया, अटल माननीय मोदी जी ने देश में कोई काम नहीं किया, माननीय तुम्हारे योगी जी आदित्य जी ने कोई काम नहीं किया। जो कोई हाईवे में जो 3 रोड बन रहे हैं जो सब अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। लेकिन हमारी सोच हमेशा रही है कि लोगों की हिफाजत करना, लोगों की मदद करना। मैंने हिंदू मुस्लिम एकता समिति चला करके और देश में एकता की एक मिसाल बनाई थी, लेकिन मजबूरन मुझे नाम परिवर्तन करना पड़ा और मुझे नाम भी ईश्वर की कृपा से इतना अच्छा मिला, काशीराम विचार पार्टी। और काशीराम विचार पार्टी के नाम से एक देश में जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी उभरी हुई है, ऐसी एक समय आएगा कि काशीराम विचार पार्टी भी पूरे देश की जनता के जमान पे काशीराम विचार पार्टी का नाम होगा। मंसूरी साहब जी, देश में जातिवाद कब खत्म होगा? ये जो देश में सबसे बड़े नेताजी की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि सुभाष चंद्र बोस जी से किसी का बड़ा कद नहीं है, अगर तब से लेकर और अब तक ये कहा जाए, क्योंकि उनके सामने हर रत्न छोटा है, चाहे वो भारत रत्न हो या तमाम अनेक रत्न है। तो ऐसे में क्या ये आवश्यक नहीं हो जाता है कि हमें एकजुट होकर के एक विचारधारा में आना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आरएसएस की विचारधारा पर चलें, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो ओवैसी जी की विचारधारा बहुत देखिए केशव जी अभी कंप्लीट नहीं मैंने किया है जी। तो साथ में हम ना तो अंबेडकर जी की विचारधारा पर चलें, और क्योंकि देश बहुत आगे आ चुका है, आज छुआछूत खत्म हो चुकी है, जिसके लिए अंबेडकर जी कह रहे थे, तो तमाम विषय खत्म हो चुके हैं। और ना देश जो है सावरकर जी की विचारधारा पर चले, देश अगर नेताजी की विचारधारा पर चले तो कितना सुंदर होगा। जी, बेहतरीन सजेशन आपका है, यहाँ पर बहुत अच्छा विचार आपने व्यक्त किया है केशव जी। मैं बताता हूँ कि जो बात आपने कही कि एक राष्ट्रवादी संगठन जिसे आरएसएस कहते हैं, अगर मैं उसकी विचारधारा पे चलता हूँ तो मैं देश का तिरंगा अपने घर पे या अपने ऑफिस पे नहीं फहरा सकता, क्योंकि अभी जाकर के तिरंगा फहराया है, जो कि आपको नॉलेज में है। पहले क्या तिरंगा फहराया जाता था, लेकिन मेरी आन बान शान मेरा तिरंगा है, तो मैं उस विचारधारा को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अनुशासन उनमें अच्छा हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें वहां भी, हर चीज परिपक्व नहीं है, हर चीज परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं कमियां सब में है, कमियां सब में है। जो अच्छाई है वो आप जो है अनुसरण कर सकते हैं अच्छाई का, लेकिन अगर आपको यहाँ लग रहा है कि यहाँ कमी है, खामी है, तो उसे दूर करना होगा। अब बात रही ओवैसी जी की, सुधांशु त्रिवेदी जी की तरह आप कमियां भी बता देते हैं और किसी के आप बुरे भी नहीं बनते हैं हर बार, क्योंकि आप चाहे आरएसएस की आप कमियां बताते हैं, लेकिन वो भी कमियां बताने से पहले आप तमाम वो भी बातें बताते हैं जिस तरीके से केशव जी आपसे पीछे हूं, क्योंकि आप जो हैं आप पत्रकार हैं और आपसे पीछे हूं मैं, ठीक है ना, आपसे आगे नहीं जा सकता, आप शब्दों के जादूगर हैं, ठीक है ना, तो वहां तो आपकी ही चलेगी। लेकिन ये है कि ये एक मेरा विचार है, ठीक है ना, और मैं बड़ा नापे तोले शब्दों का यूज करता हूं, और जहां सामने केशव पंडित जी सामने बैठे हो तो वहां मुझे और ज्यादा नापतोल ज्यादा रखना पड़ता है। तो दूसरी बात आती है ओवैसी की। तो ओवैसी हमारा कभी न तो हिंदुस्तानियों का आइडल रहा है और न मुसलमानों का आइडल रहा है, ठीक है। ही इज ए पॉलिटिशियन, वो एक नेता है और नेता की बात करते हैं। वो ए टीम है बी टीम है इसका एनालिसिस हमें करना भी नहीं है, क्योंकि वो एक नेता है और नेता की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर बात आती है, अब आपने एक सवाल किया है कि जातिवाद, ठीक है, तो केशव जी मैं आपको बता देता हूं, जब चुनाव होते हैं तो वोटों के जो टिकट का जो बंटवारा होता है वो सिर्फ जातिवाद पर किया जाता है। जातिवाद आप और हमने नहीं फैलाया है,
जातिवाद इन्हीं नेताओं ने फैलाया है, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने फैलाया है। आज यही पॉलिटिकल पार्टी जो है कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, इनको इतने वोट, यहां पर जो है ब्राह्मण इतने हैं, इनको इतने इतने टिकट, राजपूत ठाकुर इतने हैं, इनको इतने टिकट, जाट इतने हैं, गुजर इतने हैं, इनको इतने टिकट, SC ST की सीट है, यहाँ बाहुल्य SC ST है, SC ST को दीजिए। वाई दिस इज सो? क्यों ये ऐसा क्यों करते हैं? ये क्यों नहीं जो है कि अपने लोगों को एक समान रख करके बात करते हैं? ये महिलाओं को रिजर्वेशन दे, ये स्टूडेंट को, युवा शक्ति को रिजर्वेशन दे कि हम युवाओं को इतने टिकट देंगे, हम महिलाओं को इतने टिकट देंगे, हम जो है वृद्ध जनों को इतने टिकट देंगे, इस तरीके से बात करें। ये बात करते हैं जातिवाद की, और जातिवाद की पनपने की जो मेन जड़ है वो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, जहां सब अपने अपने आप का ढिंडोरा पीटती हैं। आज एक राजनीतिक पार्टी वाली आती हैं, वो कहती है मुसलमान तो कुत्ते के बराबर है। अरे भाई, कब से आप, ये मुसलमान ने इस हिंदुस्तान को अपना तन मन धन दिया है, इसको बनाया है, इसको संवारा है, इसकी रक्षा के लिए कल भी तत्पर था, आज भी तत्पर है, और आप उनको आज ये कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी जमाने में जो है नेता रह गए, इसलिए आपको ये अधिकार किसने दिया है? क्यों किसी जाति विशेष पर जो है कि आप उंगली उठाते हैं? जब बात कही संजीव जी ने कि बंधुत्व की, तो बंधुत्व के माने होते हैं कि सामने वाला अमीर है, गरीब है, या वो क्या खाता है, क्या वेशभूषा पहनता है, क्या उसका कलर है, किसी चीज पर भेद नहीं और आकर के गले मिलना है, ये बंधुत्व है। अगर उसको कहीं जरूरत है, मदद की जरूरत है, अगर उस पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो मैं बिना इसको देखे, बिना सोचे समझे जाकर के खड़ा हो जाऊं, ये मेरा बंधुत्व कहता है, ये मेरा भ्रातृवाद है। ठीक है ना? तभी मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूं। जी संजीव साहब से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी के पक्ष की अगर बात करें, विपक्ष की बात करें, क्योंकि अभी आजकल केस बहुत जल्दी हो जाते हैं, पत्रकार अंदर डाल दिए जाते हैं। जब तक उनकी सुध लेने वाले लोग पहुंचते हैं, तब तक तो पत्रकार को जो है माफिया की तरह प्रस्तुत कर दिया जाता है, और किस तरह से कोर्ट में अब पूरा देश जो है देखता है। लेकिन अब हम आते हैं जी, मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, एडवोकेट इसीलिए हूँ। मेरे पत्रकार भाई पर कोई अगर उंगली उठाएगा तो उसके लिए मैं संविधान उठाकर कोर्ट में चला जाऊंगा। जी संजीव साहब, देश में जो जातिवाद है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? क्योंकि आपने पुस्तकें भी लिखी हैं और आप हमेशा लगातार बोलते भी हैं। क्या उद्देश्य आपके हैं कि आने वाले समय में भविष्य किसके हाथों में देना सही होगा? दलितों के हाथों में, मुसलमानों के हाथों में, हिंदुओं के हाथों में, सिखों के हाथों में, या फिर आप कुछ नया अलग कुछ करने वाले हैं? सर, भारतीयों के हाथों में दे तो ज्यादा अच्छा है। भारत की बागडोर भारतीयों के हाथों में रहे तो सबसे बढ़िया रहेगा। जी, सवाल ऐसे होते हैं कि जिनको करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो सवाल हमारे तो होते नहीं है, आप जानते हैं। मैं आपको बताना चाहेंगे कि अटल जनशक्ति पार्टी एक अटल जो शब्द है वो व्यक्ति और शब्द दो का पूरक है। शब्द जो होता है वो ईश्वर का स्वरूप होता है, व्यक्ति महापुरुष हो सकता है, लेकिन शब्द परब्रह्म होता है। अटल जनशक्ति पार्टी, अटल किसी का नाम नहीं है, राष्ट्रवाद का रूप अटल, भारत के स्वर्णिम भविष्य का, राष्ट्र नीति का विश्व पटल। और इन दोनों भाइयों को मैं संवाद में सम्मिलित देखकर दो बातें कहना चाहूंगा। नहीं अल्पसंख्यक है कोई और बहुसंख्यक परिवार, बहुत बड़ा है अटल खड़ा है भारत माता का संसार, बहुत बड़ा है अटल खड़ा है भारत माता का संसार। जी। तो अटल जनशक्ति पार्टी इस संपूर्ण देश में, जैसे हमारी जो वैदिक परंपरा है, साहित्य जो होता है वो किसी धर्म विशेष का नहीं होता, साहित्य देश का होता है, देश की प्रतिभाओं का होता है, देश की प्रतिभाओं के लिए होता है और देश की प्रतिभाओं के द्वारा लिखा जाता है। जी। हमारा जो संविधान है, संविधान को 189 लोगों ने लिखा, उन्होंने बहुत त्याग तपस्या से लिखा। जो लोग लिखते हैं वो लोग करते हैं, और जो लोग सिर्फ पढ़ते हैं वो न तो करते हैं न कोशिश करते हैं। आज हमारे देश में संविधान के कहीं भी मानदंड स्थापित नहीं हो रहे किसी पार्टी के द्वारा। जातिवाद वंशवाद चरम पर है, और अटल जनशक्ति पार्टी जो भारतीयता की ओतप्रोत व्यवस्था है, नरसिंह नरवानर नर किन्नर, अटल जनशक्ति पार्टी प्रत्येक जनपद में एक किन्नर को, एक संत को, चाहे संत वो किसी भी धर्म का हो, सूफी हो, पादरी हो, कहीं भी हो, संत को, किन्नर को, देश की प्रतिभाओं को टिकट देगी, जिसका नाम होगा ऑटो डेमोक्रेसी, सेमी लोकतंत्र, जो दिखाई पड़ेगा।
अटल जनशक्ति पार्टी ऑटो डेमोक्रेसी लेकर के आई है, जो संपूर्ण भारत में प्रत्येक जनपद में, गांव में ऑटो डेमोक्रेसी स्थापित करेगी। न जातिवाद, न वंशवाद, न संप्रदायवाद, केवल भारतीयता की रक्षा होगी। जो हमारे दोनों भाई कह रहे हैं, सरकार तो जनमानस के द्वारा चयनित होती है, लेकिन जनता जो होती है वो भावनाओं का सागर होती है। और जो नेता होते हैं, इन्होंने पॉलिटिशियन का, मैं पॉलिटिशियन नहीं कह सकता, पॉलिटिशियन चाणक्य था। यहाँ तो पार्टीशन कर रहे हैं लोग, हैं पॉलिटिशियन नहीं, पार्टीशन है। कितना किसको बांट दे और सत्ता तक पहुंच जाए। सत्ता का मानदंड हमारे भारत में अगर देखा जाए, अतीत से सत्ता से देश नहीं चला है, सत्ता से राज्य चले हैं, संस्कारों से देश चला है। संस्थाओं से देश चला है, क्योंकि देखिए, मैं संजीव जी एक बात कहना चाहूंगा कि देश को चलाने में मुगलों ने करीब जो है 600 साल के आसपास देश चलाया है और अंग्रेजों ने करीब 200 साल, मोर और लेस। तो क्या उनके पास संस्कार अच्छे थे और हमारे पास संस्कार नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, उन्होंने देश चलाया तो संस्कार दो प्रकार के होते हैं। एक तो फोर्सिबली हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं, वो संस्कार नहीं होते। अंग्रेजों ने, मुगलों ने हमारे ऊपर थोपे हैं, हमने उनको अंगीकार नहीं किया है। भारत का विचार अंगीकार, और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम भारत की विचारधारा कही गई। अमेरिका, जापान, कनाडा, कहीं कहीं को वसुधैव कुटुंबकम। तो अभी जो सरकार है वो क्या कर रही है? हमारे पर थोप रही है या हमारे को अंगीकार कर रही है? आप ये बताएंगे संजीव जी, यूपी में या राष्ट्रीय लेवल पे भी? ऐसा है, एक विचारधारा को थोप रही है। ओके, विचारधारा थोप रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को थोप रही है, राम जी को थोप रही है, कृष्ण जी को थोप रही है। राम तो जो रहीम रसखान जो हुए हैं, आत्मसात किया इन्होंने भाई। राम और अटल या कोई भी पैगंबर हो, कोई थोपने का विषय नहीं है, ये चिंतन का विषय होते हैं, ये आत्ममंथन के विषय होते हैं। सत्ता प्राप्ति करने के मार्ग हो सकते हैं, सत्ता नहीं चला सकते हैं। सत्ता तो आपको भी ये लगता है कि अगली सरकार जो है वो जिन्होंने राम को थोपा है, जिन्होंने विश्वनाथ को थोपा है, उनकी नहीं आएगी? आप ये कहना चाह रहे हैं इस बात से? सरकार जनमानस की आएगी, हम ये कैसे कहते हैं? मुझे कौन सा अधिकार है? अटल जनशक्ति पार्टी सरकार ऑटो डेमोक्रेसी की आएगी आने वाले समय में। तो अभी भी संजीव जी, अभी भी सरकार तो डेमोक्रेसी की ही है। आपकी नजर में क्या डेमोक्रेसी नहीं है? नहीं, डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं जब शिवपाल, ये लोकतांत्रिक सरकार ही तो है सर। हम लोकतंत्र में जीते हैं। लोकतंत्र में हमारी सरकार, जो हमने चुनाव दिया है, हमने वो निशान लगवाया है जिस पर हमें फक्र होता है कि हमने वो चुनाव दिया है, वोट दिया है, तो वो निशान हमारा लोकतंत्र का प्रतीक ही तो है। तो क्या ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है? नहीं, लोकतांत्रिक सरकार, जनता, मैंने आपसे क्या कहा कि जनता भावना प्रधान होती है और राजनीति संभावना प्रधान होती है। अब जनता, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम व्यक्ति को पहचान नहीं पाते हैं, चाहे सूफी हो, चाहे हिंदू, कोई भी हो, वस्त्र पहन कर आता, हम वस्त्रों को नमन कर लेते हैं और उसका स्वागत करते हैं। हमें क्या मालूम है कि हृदय में क्या विराजमान है। राम का मंदिर बनना एक भारतीयता के गौरव का विषय है, लेकिन मानव सभ्यता भी गौरव का विषय, इसका भी एक पक्ष रखना चाहिए सरकार को। यदि मानव सभ्यता नहीं होगी तो कोई सभ्यता धरती नहीं बचेगी। सबसे महत्वपूर्ण राजनीति का जो बिंदु है वो मानव सभ्यता है, बंधुत्व है। लेकिन इस देश की मानवता, इस देश का बंधुत्व रहना चाहिए। बंधुत्व का हिंदुत्व नहीं और हिंदुत्व का इस्लामित्व नहीं, दोनों समन्वय अगर साथ साथ चलेंगे तो देश हमारा, मैं बताना चाहूंगा कि यही जो कांसीराम योजना पार्टी की बात कर रहे हैं आदरणीय हमारे भाई जी, जो बुद्ध की परंपरा को इन्होंने अडॉप्ट किया। बुद्ध को पढ़ने वाला जापान आज विश्व का टेक्नोलॉजिस्ट है और यहाँ पर बुद्ध को मानने वाले केवल ढपली बजा रहे हैं, केवल नीला झंडा ले रहे हैं। तो हम नमो बुद्धाय बिना युद्धाय से हम कहां पहुंच सकते थे? भारत विश्व गुरु होता नमो बुद्धाय बिना युद्धाय कर करके, लेकिन हमने पार्टीशन करा करके देश को नेपथ्य में खड़ा कर दिया। मैं जोड़ देता हूँ जी, आप उसका भी उत्तर देते हैं क्योंकि आपने पढ़ा होगा। अंबेडकर जी का बुद्ध मानते हैं या महात्मा बुद्ध का बुद्ध आप मानते हैं?
किसमें आप विश्वास रखते हैं? और अगर महात्मा बुद्ध का बुद्ध था और अंबेडकर जी का नया जो नवबौद्ध है, या तो फिर उसको आप मान्यता आप दिलवाएं। अगर मान्यता नहीं है तो जो 23-24 जो उनके शपथ जो लेकर के वो बुद्ध जो बनते हैं, बुद्ध धर्म में जो जाते हैं, वो गलत है। और देश के किसी भी भगवान को गाली देने का, उनके खिलाफ बोलने का क्या संविधान अधिकार देता है? सर ये एक माइक आप ऑफ कीजिए ना, आवाज रिपीट हो रही है। हाँ जी, शायद संजीव साहब की तरफ से हो रहा है ऐसा, क्योंकि उन्होंने शायद साउंड का या उसका डबल इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए उनकी तरफ से मुझे माइक उनका अभी बंद करना पड़ा। जब बातचीत करेंगे तब उनका माइक खोलेंगे। जी, आप तक आते हैं मंसूरी साहब जी। इसके अंदर जब महात्मा बुद्ध की बात की जाती है तो उनके बुद्ध की अगर हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो जीवों पर दया दिखाने की बात करते थे, लोगों को सम्मान देने की बात करते थे, इंसान को इंसान समझने की बात करते थे। हालांकि सनातन तो बहुत बड़ी एक विरासत है जो वसुधैव कुटुंबकम की जब बात करता है, तो मुझे ये लगता है कि किसी की विचारधारा, हर विचारधारा उसकी अपनी होनी चाहिए, क्योंकि जब पूरी धरती हमारा परिवार है तो पूरी धरती पर जो सभ्यताएं हैं, जो भाषाएं हैं, जो चीजें हैं, वो भी सनातन की ही विरासत है। ठीक है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि वो सनातन का एक हिस्सा है, क्योंकि ये जो शब्द है वो किसी भी धर्म में है नहीं। दूसरा आता है कि जब नवबौद्ध की और बौद्ध की बात की जाती है तो जो महात्मा बुद्ध वाला बौद्ध है उससे जोड़ने का काम तो किया जाता है, जो भ्रम फैला गए कि मैं इस धर्म में जा रहा हूं। जब कोई हिंदू मुस्लिम बनता है तो मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में ये नहीं कहा जाता है कि आप हमारे धर्म में आ रहे हैं तो आप अपने देवी देवताओं को गाली देंगे हर रोज सुबह से शाम तक, नहीं तो आप नहीं बन पाएंगे। सिख धर्म में भी ऐसा नहीं कहा जाता, ईसाई बनने पर भी ऐसा नहीं कहा जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जब इन धर्मों में कुछ नहीं कहा जाता है तो ये नवबौद्ध में क्यों कहा जाता है? क्या ये अपमान नहीं है जो अम्बेडकर हर रोज करते हैं हिंदू धर्म का? क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नवबौद्ध को बंद नहीं कर देना चाहिए? कौन सी वो शपथ है जिनको दिलाया जाता है? महात्मा बुद्ध ने वो शपथ बनाई थी क्या? अगर नहीं बनाई थी, किसी धर्म में कोई जाकर के चेंज कर दे, बदलाव कर दे, तो क्या इसको वो धर्म स्वीकार करेगा? जैसे इस्लाम धर्म में आए और कहे कि नहीं, ये मैं नए सिरे से कुछ बनाना चाहता हूं, जैसे कि वसीम रिजवी साहब ने कोशिश की थी। अगर वो नया अपना धर्म वो कहते कि नहीं ये वाला हमारे इस्लाम में जुड़िए, क्या वो अलग से इस्लाम को कर पाए? तो जो सवाल है वो तो कहीं नहीं हटेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि आप हटाना क्या चाह रहे हैं, बनाना क्या चाह रहे हैं? तो ये जो चीज उन्होंने बौद्ध धर्म में जोड़ी, तो क्या ये महात्मा बुद्ध का अपमान नहीं है? क्योंकि कोई धर्म किसी दूसरे धर्म को गाली नहीं दिलाता। दूसरा विषय आता है कि जब आप दलित शब्द जो है वो सिर्फ केवल हिंदुओं में है, ये मानते हैं। हालांकि पहले शूद्र शब्द था, फिर लोगों ने दलित शब्द कर दिया। पर्यायवाची हर रोज बन बिगड़ रही है, आ रहा है। कोई हरिजन शब्द दिया, महात्मा गांधी जी ने, कोई और महापुरुष होगा वो कोई ना कोई और नया शब्द दे देगा। लेकिन साथ के साथ आप देखिए कि मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद में वो दलित मुस्लिम कैसे? दूसरा, वो दलित जो सिख धर्म अपना लेता है, क्योंकि हिंदू धर्म जैसे ही छोड़ा वैसे ही उसका हिंदू धर्म से नाता टूट गया, तो जाति से भी टूट जाना चाहिए नहीं, तो वो दलित सिख रहेगा। जैसे हमारे चन्नी साहब हैं तो सिख पगड़ी बांधते हैं लेकिन दलित हैं अभी भी। अब सिखों में दलित जाति है क्या? नहीं है, लेकिन लोग लगा रहे हैं, जो कि गलत है। इस पर भी क्या केस फाइल नहीं होने चाहिए? क्या कुछ नए बिल बनाने नहीं जाने चाहिए? तीसरा आता है ईसाई धर्म लेने के बाद में भी ये किया जाता है कि अगर आप ईसाई बन जाते हैं उसके बाद भी आप दलित के दलित रहेंगे, लेकिन गालियां भी आप देते रहेंगे। बौद्ध धर्म में ज्यादा लोग हैं, उसके बावजूद भी दलित शब्द नहीं छोड़ते, क्योंकि आप दलित शब्द का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको आरक्षण मिलता रहेगा। जब आपने धर्म छोड़ दिया तो फिर क्या ये दलित शब्द छोड़ नहीं देना चाहिए? क्या इस पर बिल आने की जरूरत है या नहीं? या आप दूसरे धर्म में भी जाकर के नई जाति पैदा कर देते हैं? केशव जी एक बात बताता हूँ जी। कल देश ने 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जी। वो गणतंत्र दिवस जो महापर्व है भारत देश का जी। इस दिन हमने अपने संविधान को लागू किया। संविधान में कहीं पर भी रिजर्वेशन की अगर बात की जाए, आरक्षण की बात की जाए, तो वो किसी वर्ग, वो शब्द विशेष पर नहीं है, वो कारोबारी और आर्थिक स्थिति पर है।
दो चीजें देखी गई वहां पर। जब हमें आरक्षण मिला किसी को भी, तो वहां दो चीजें देखी गई। लेकिन उसके आपका पहले वर्ग शब्द आप क्लियर ये कर दीजिए कि धर्म में जो उपयोग होना चाहिए वो दलित शब्द सिर्फ हिंदुओं में है। अगर हिंदू धर्म छोड़ने के बाद में कोई उपयोग करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि जब केशव जी दलित की परिभाषा आप बताएंगे, दलित का अर्थ क्या होता है? जी बिल्कुल, दलित का जो देश में दो प्रकार के लोग हैं जो बता रहे हैं। नहीं, अर्थ दलित का अर्थ जानना चाहूंगा। दलित का अर्थ क्या होता है? शोषित और वंचित से जोड़ते हैं कि जो शोषित रहे हैं, शोषित, जिसको दबा दिया गया है, ठीक है, जिसको दबा दिया गया है। जैसे हम बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जिसमें पावर है उसी की चलती है, तो वही बात यहां पर हुई है कि जिसको दबा दिया गया है वो दलित। अब दबा दिया गया है, शोषण कर दिया गया है, या शोषित कर दिया गया है, या वंचित कर दिया गया। वंचित कर दोगे तो भी वो दब जाएगा, शोषण कर दोगे तो भी दब जाएगा। यहां तक सभी चीजें सही है। अब इसमें ये कोई हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं है। अगर हिंदू में दलित वर्ग है तो मुस्लिमों में भी दलित है, क्योंकि यहां भी जो है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि 3 वर्ग विभाजित किए हैं मुसलमानों में। एक है अशराफ, एक है अजलाफ, एक है अर्जाल। 3 तरह के वर्ग विभाजित किए हैं, जो एक वर्चुअल है, अदृश्य है, जो दिखते नहीं है हमें, लेकिन वहां पर है। तो वहां भी आपको दलित नजर आएगा, क्योंकि उनको वंचित कर दिया गया है। चीजों से जब आप वंचित कर देंगे, सिस्टम से वंचित कर देंगे, परंपराओं से वंचित कर देंगे, तो वहां पर वो दलित हो जाएंगे। तो सिर्फ ये कह पाना संभव नहीं है और कतई सही नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं में दलित हुआ है। सभी वर्गों में दलित है, सभी धर्मों में दलित है। कि जब आप एक धर्म पर आप सवाल उठाते हैं तो क्या ये जरूरी नहीं हो जाता है कि हर जाति विषय की जब बात आती है तो ये राजनेता कैसे कहते हैं सरकार बनाने के लिए कि नहीं, जो सिर्फ हिंदुओं में जातियां होती हैं, बाकी अन्य धर्मों में जातियां ही नहीं होती हैं, जाति शब्द ही नहीं होता है। ये तो यहाँ एक जाति विशेष ने पैदा किया है। जो वर्ण व्यवस्थाएं थी, जो चीजें थी, उनको जिस तरीके से किया जाता है, क्या विकासवाद की बात नहीं होनी चाहिए? जहां तक छुआछूत का मानना था वो गलत था, और मैं भी ये मानता हूं। तो बेशक सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं केशव जी, लेकिन इसको किसी धर्म से जोड़ना सही नहीं है। किसी भी धर्म से जोड़ना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, जो वंचित हो गया है। आज भी अगर कोई एक परिवार है, अगर वो कर्ज में डूब जाता है, वो वंचित हो जाता है चीजों से, ठीक है ना, तो वो भी दलित कंडीशन में चला जाता है। हमने देखा है, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिकों को देखा है, इस कोरोना काल में हमने देखा है, जो मर्सिडीज में चल रहे थे वो आज सेंट्रो के भी मोहताज हो गए हैं, ठीक है ना। हमने देखा है, ये चीज इस जीवन में ही देखी है, तो इसको ये नहीं कहेंगे। लेकिन अब वो दलित तो हैं, वो वर्ग विशेष से दलित नहीं हुए हैं, लेकिन आर्थिक रूप से टूट गए तो वो वंचित हो गए। अब आने वाली उनकी पीढ़ियां जो है कुछ हद तक वंचित हो जाएगी, फिर मेहनत करेंगे, फिर वापस मेन स्ट्रीम में आकर के जुड़ जाएंगे वो लोग मुख्य धारा में। तो ये कहना, ये जिम्मेदारी वैसे जो होती है सरकार की होती है। और कहीं ना कहीं जो ये चुनाव हो रहे हैं इसी तर्ज पर हो रहे हैं 5 राज्यों के, और सबसे ज्यादा बवाल जो पैदा हो रहा है वो उत्तर प्रदेश के चुनावों में हो रहा है, और इन्हीं चीजों को हो रहा है, इन्हीं चीजों पर हो रहा है। आज आप देखें, जातिवाद का ढिंडोरा जो पीटते हैं कि हम जातिवाद को नहीं पसंद करते हैं, हम जो है भाईचारा, बंधुत्व, इनकी बात करते हैं, लेकिन हाथी के दांत खाने के अलग दिखा रहे हैं वो, और दिखाने के अलग दिखा रहे हैं, और खाने के अलग दिखा रहे हैं वो लोग। वहां पर जो बात करते हैं कि अल्पसंख्यक के विकास की, वहां अल्पसंख्यक की पहुंच नहीं है, पकड़ नहीं है, उनको कोई कल्याणकारी योजनाएं नहीं उन्होंने लॉन्च की है, ठीक है ना। और जहां दूसरों की बात करें हम, युवाओं की, कोई जरूरी नहीं कि वो अल्पसंख्यक हैं, या वो हिंदू है या मुस्लिम है। हमने देखा है अभी बिहार और यूपी के बॉर्डर पे जो बवाल मच रहा है रेलवे को लेकर के, उसमें कहां हिंदू और मुसलमान नजर आ रहे हैं? वहां देश का युवा खड़ा है, और देश का युवा वो खड़ा है जो अपने हक हुकूक की बात कर रहा है। 5 साल से जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है बेरोजगारी से, जो अपने घर वालों को रोते हुए देख रहा है, अपने बच्चों को बिलखते हुए देख रहा है, जो उसकी उम्र निकली हुई जा रही है, फिर कह रहे हैं कि फिर से एग्जाम दिलाएंगे। क्या ये देश के साथ दगा नहीं है? क्या ये धोखा नहीं है उन सरकारों का? जो सरकारें ये वादा करके आई थी कि देश के युवाओं को रोजगार देंगे, विकास के सिद्धांत पे काम नहीं कर रहे हैं, विकासवादी सरकारें नहीं आ रही है, सिर्फ जातिवाद और धर्म के ऊपर बात हो रही है। आज 26 जनवरी का एक मैसेज मैंने पढ़ा है, कल की तारीख में जो झांकियां निकली उसमें कि साहब हमारे फला मंदिर को उस झांकी में दिखाया, हमारे फला मंदिर को दिखाया, वहां पर जो है अब कश्मीर नहीं नजर आ रहा है, वहां ताजमहल नजर नहीं आ रहा है, वहां पर ये चीज नजर नहीं आ रही है। अरे शर्म कीजिए कि वही ताजमहल
जिसको आप दुनिया के अजूबों में शुमार करते हैं, जो दुनिया में, जो भारत में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक धरोहर, सबसे ज्यादा हमें इनकम देने वाली चीज है, उसको अगर हम नहीं बता रहे हैं तो उस पर लोग तालियां बजा रहे हैं। ये कैसी नफरतें और कैसे विचार भर दिए हमने लोगों के, ये सब ये चुनाव में नजर आ रहा है, अभी हमें इन यूपी के चुनाव में नजर आ रहा है। और इसमें जो है जातिवाद को यही लोग बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं पे हमें ये सुनने को मिलता है कि ये लोग तो जो है कि पहले, अभी 4 दिन पहले का एक स्टेटमेंट है, मध्य प्रदेश में एक जगह है जावरा, मंदसौर के और जावरा के बीच में, वहां पर एक जो है आरएसएस के कार्यकर्ता खड़े होकर मंच पे, जहां भागवत गीता, वो गीता जो दुनिया को भाईचारा, सद्भाव, समरसता और मोहब्बत का पैगाम देती है, वो गीता, उस भागवत गीता के कथा मंचन पर एक आरएसएस का विचारधारा का व्यक्ति खड़ा होकर ये बोलता है कि मुसलमान तो पहले लाल और सिंह लगाते थे। अरे मुसलमानों को तो ऐसा कोई मकसद और मतलब ही नहीं रहा उन चीजों से। अगर वो होता तो आज वो मुसलमान न होते, वो अपने धर्म को या अपनी चीजों को फॉलो करते होते, उन्हें जो अच्छा लगा। आज भारत इसीलिए तो वसुधैव कुटुंबकम, सभी को आइए, सभी को हम बुलाते हैं और हम मोहब्बत करते हैं। ये मामला, ये चीज हम भारत से कहते हैं, ठीक है ना। और वो वहां भागवत गीता के मंच पर खड़े होकर के नफरत की बोली बोलता है। तो ये चीजें कहां से डाली है? ये पॉलिटिकल पार्टी से डाली गई है। जी केशव, सवाल आपसे और बहुत जरूरी है। अभी धर्म संसद में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा कि महाराज जी ने खड़े होकर के किस तरीके से गांधी जी को अपशब्द कहे। उसके बाद उनको जेल भेजा गया, उसके बाद बेल हुई, क्योंकि देश में एक न्याय व्यवस्था भी है और उस विधि के तहत हुआ। बामन मेश्राम कितने, न जाने कितने वर्षों से केशव जी, मैं यहाँ पर एक चीज करेक्शन चाहूंगा कि यहाँ पर उन्होंने देश के मुसलमानों को मारने की बात कही थी, गांधी जी के खिलाफ नहीं, देश के मुसलमानों को मारने की बात कही थी, उनका कत्लेआम की बात कही थी जी। लेकिन गांधी जी का भी उन्होंने नाम इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि गांधी जी जो है देश के, उसमें आप शब्द कहे हैं। आपने पूरा वीडियो शायद देखा नहीं, आप दोबारा आप उसको देखें प्लीज। जी वो भी देखा मैंने। गिरफ्तारी हुई कि राष्ट्रपिता का जो है अपमान उन्होंने किया, ठीक है। क्योंकि जब किसी को आप गाली देंगे तो कोई ना कोई विषय तो आप रखेंगे ही, ठीक है। उसमें आप कितना ऐतिहासिक रखते हैं, कितना अपने आप से सोचा हुआ रखते हैं और कितना आप किसी की विचारधारा का रखते हैं, वो आपके ऊपर होता है, ठीक है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं जी। तो दूसरा ये प्रश्न आता है कि बामन मेश्राम वर्षों से देश को इस बात के लिए गुमराह करता है कि जब भी मैं आऊंगा और दलितों के साथ में जब भी मैं सरकार बनाऊंगा पूरे देश में, उस दिन मैं जेसीबी से महात्मा गांधी की जो समाधि है वो उखड़वा दूंगा। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई सवाल नहीं पूरे देश को। एक बार कांग्रेस ने नहीं कहा। जहां ओवैसी साहब राष्ट्रपिता का इतना बड़ा सम्मान करते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में बामन मेश्राम के साथ में मिलकर के काम करने का प्रयास कर रहे हैं। कितना सही है, कितना गलत है, आप ये मुझे बताएं। क्योंकि अगर कोई राष्ट्रपिता का अपमान कर दे, उसके साथ आप काम कर रहे हैं, तो फिर आपकी विचारधारा क्या है? सिर्फ नहीं, मैं बिल्कुल केशव जी, मैं इस बात का पूर्ण सहमत हूं। मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं कि अगर देश के किसी भी महापुरुष जिसने देश के लिए योगदान दिया है, देश के निर्माण के लिए, देश की आजादी के लिए, और आज भी जो दे रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई बोल रहा है तो वो देश के खिलाफ बोल रहा है। तो बेशक उनको जो है जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। बिल इसलिए नहीं आता है क्योंकि चोर चोर मोसेरे भाई है, ठीक है ना। बिल इसलिए नहीं आता है क्योंकि सभी ने कहीं ना कहीं इन सीढ़ियों को चढ़ने के लिए इन सब चीजों का सहारा लिया है। अगर वो बिल लेके आ जाएंगे तो कल को उन्हीं को जो है निपटना पड़ेगा। आज आप देखें, पॉलिटिकल पार्टीज के चंदे के लिए आप आरटीआई नहीं लगा सकते, बाकी सब कर सकते हैं। आपके केशव जी अकाउंट में कितना पैसा आया, कितना गया, ये कोई भी पता कर सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट का पता नहीं कर सकते आप, क्योंकि उनके खर्चे का पता नहीं कर सकते, उनके पास कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। क्योंकि अगर वो बिल ले आते हैं, और हमारी मांग भी यही है, अगर वो बिल ले आते हैं तो वहां पर उनका सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए तो ये चीज नहीं हो रही है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है एक एक्स पार्टी को भी चंदा दे रहा है और वाई पार्टी को भी दे रहा है। उसका क्या विचार है इन दोनों पार्टी को चंदा देने पर, और भर भर के दे रहा है दोनों पार्टियों को। क्यों? क्योंकि किसी की भी गवर्नमेंट आई, उसको तो वहां से वापस से जो है फायदे उठाने हैं, ठीक है ना। और यही एक सच है, ठीक है, यही एक सच है। और इसमें जो है कहीं ना कहीं नेता और सरकारें और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी है, सब इन्वॉल्व है। इसीलिए ये बिल नहीं आ पाते हैं। लाना चाहिए, सख्त बिल लाना चाहिए। अगर कोई देश के महापुरुष के खिलाफ बोले तो बेशक उसकी जगह सिर्फ एक ही है, वो है जेल, और वहीं होना चाहिए उसे।
बहुत बहुत शुक्रिया। 40 मिनट का डिबेट था और समय भी समाप्त हो गया है, तो आज बहुत बेहतर रहा, कम समय मिल पाया। और संजीव साहब जो है जुड़ नहीं पाए क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं नेट की कनेक्टिविटी या कहीं ना कहीं वॉइस की प्रॉब्लम लगातार आती रही, और आज हम कम समय में उनको नहीं सुन पाए। लेकिन कल जरूर 1 बजे जो है इसी कार्यक्रम में जो है फिर दोबारा जुड़ेंगे और फिर जो है हम सब एक साथ होंगे और उनको बिल्कुल अवश्य सुनेंगे। जी, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार कि आप सब लोग कार्यक्रम में जुड़े, और आपने जो है इस कार्यक्रम को सफल भी आपने बनाया और बहुत बेहतर चीजें वो देश के सामने रखी। क्योंकि वो जो प्रवक्ता छुपाते हैं, जिन पर बातचीत नहीं करना चाहते, हम उस हर विषय पर सवाल करते हैं और आप सब लोग हर बार की तरह कैसे हमें बताना चाहिए और देश की जनता को बिल्कुल साफ साफ आप बता देते कि हम नहीं कुछ कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं उनके फायदे हैं अपने, तो इनसे बच करके रहो। सरकार वो चुनिए जिसमें आपका विकास छुपा हुआ हो, जिसमें आपकी चीजें छुपी हो। तो आपका वोट है, आपका अधिकार है, उसको जाया मत जाने दो। आप एक बोतल दारू के लिए उसको मत जो है आप बेचिए, आप कुछ पैसों के लिए उसको मत बेचिए, क्योंकि वोट बहुत महत्वपूर्ण है। जो बाबा साहब ने दिया है आपको जो अधिकार है, ये इसको हमें समझना होगा। तो बिल्कुल, हम भी देश की जनता से जो 5 समय कम बताया, हम कुछ कहना चाहते हैं। यही अपील करेंगे हम भी, देश के जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वोट जरूर देने जाएं। चाहे आप बीमार हैं, चाहे आपका पैसा है नहीं है, ऑटो लेकर के जाएं न जाएं, लेकिन पैदल जाएं, दौड़ के जाएं, लेकिन चुनाव के लिए आप वोट देने जरूर जाएं। निष्पक्ष लोगों को चयन करें, जाति धर्म विशेष पंथ संप्रदाय कुछ न देखें, उसकी पार्टी न देखें, ये देखें वो कितना स्वच्छ है और कितनी मतलब जो है आपकी मदद कर सकता है। अगर आपको जरूरत है तो वो कब आपके लिए आकर के खड़ा हो सकता है, उस पार्टी के उसी लोगों को आप जो है स्वच्छ छवि के लोगों को चुनाव दें, वोट दें और उन्हें चयन करके आप विधानसभाओं में भेजें और संसद में भेजें। यही अपील हमारी है पूरे देश और पूरे 5 राज्यों की जनता। नेताओं को कोसते हैं हम साल भर, पार्टियों को कोसते हैं हम साल भर, प्रधानमंत्री को कोसते हैं। उनको कोसने के बजाय हम खुद को भी तो कोसें, क्योंकि हम वोट तो करने जाते ही नहीं है। हम वोट जो करने का, जो वोट करता है सिर्फ उसी को अधिकार है। सरकारों को कोसने का, विधायकों को कोसने का, जो लोग वोट नहीं करते उनको कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल इमरान खान साहब, जी जी आप कुछ कह रहे थे। जी संजीव साहब जी। चुनाव के दौरान जो जनता को गुमराह किया जाता है, इनका है किस तरीके से एक ड्राफ्टिंग होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए कि जो हम एजेंडे लेकर के सरकार के जनता के बीच हम गए हैं उनका क्रियान्वयन करेंगे। लेकिन जनता को गुमराह जो करे, उस पार्टी का निर्वाचन आयोग से द्वारा उसका पंजीकरण, उसकी मान्यता रद्द की जाए। जी, जो जनता को गुमराह करे, जो संप्रदाय फैलाए। जी इमरान साहब आप भी कुछ कहना आप चाह रहे थे? जी बिल्कुल। कि हमारे देश की जनता से अपील है कि वोट डालना आपका अधिकार है, आपको वोट डालने जरूर जाना है। आप हमारी देश की माँ बहनों से मैं कहना चाहूंगा, आप चाहे खाना वगैरह बादे बनाए, पहले जाकर के वोट डालें और देश की भागीदारी में हिस्सा लें। एक शेर के संग अपनी बात समाप्त करता हूँ। ठंडी हवाएं बाद सभा लेके आया हूँ, रब्बे करे तेरी अता लेके आया हूँ, मंजिल जरूर मुझको मिलेगी यकीन है, मैं अपने घर से माँ की दुआ लेके आया हूँ। क्या बात है, जय हिंद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।